ठीक है चलिए। चलिए हम ये बिजनेस एनालिसिस कोर कॉन्सेप्ट मॉडल पढ़े थे और हमने रोक दिया था। अच्छा चलिए मैं वीडियो को रोक लेता हूँ मैं फ्यू मिनट्स, ताकि मैं कुछ बातें कर सकूँ। I don't know क्या आ रहा है। चलिए ठीक है, तो सारे लोग ये देख लेंगे नेक्स्ट जो वीक है उससे हम एक असाइनमेंट आपको मिलेगा और उसके 2 पार्ट होंगे और मैं संडे तक वो भी बना लूंगा और फिर मैं आपको भेज दूंगा। और असाइनमेंट्स आप लोगों ने मेरे साथ बैठ के कुछ मैं तरीका बताऊंगा, कुछ नॉलेज दूंगा, लेकिन बाकी एफर्ट आप लोगों ने लगा के करनी है इंडिविजुअली, ताकि आप सीख सकें। ठीक है, वो ये थोड़ा सा मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि हमारे बच्चे जो है ना वो हैंड होल्डिंग के आदि। चलिए है बिजनेस एनालिसिस कोर कॉन्सेप्ट मॉडल, ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या करेगा और किस तरह से करता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ये मैंने सब डिस्कस कर लिया था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो प्रॉब्ली ये वाली नॉलेज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस, ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये मालूम होनी चाहिए आपको। एंड द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है कि कस्टमर से मिलना, उसकी बातों को नोट करना और एक डॉक्यूमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स बना देना। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट में क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन के लिए एनालिसिस करना, तो मॉडलिंग भी उसको आनी चाहिए और उसको कस्टमर को हैंडल करना भी आना चाहिए, और वो एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बना के बिजनेस के साथ टेक्निकल टीम को या डेवलपमेंट टीम को दे देगा। ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में बाकी चीजों में एम्फसाइज नहीं है एनालिसिस में है, यानी एनालिटिकल टेक्निक्स में है, यानी आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज को अच्छा किया जाता है। जो आपने सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कैलकुलस के कोर्स पढ़े होंगे, मैथ्स के कोर्स पढ़े होंगे, ये एनालिटिकल अप्रोच को इम्प्रूव करता है। ठीक है ना, यानी इसमें कोई चीज रटना नहीं है, याद नहीं रखनी, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है? whenever engineer has a problem, you start thinking to solve it। ये एनालिटिकल प्रॉब्लम होती है कि वो सोचता है ये कर लूं, वो सोचता है ये कर लूं। ठीक है ना, तो दिस इज एन इंजीनियरिंग अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है ना, मेडिकल साइंसेज वाले को रटना होगा, याद करना होगा, लेकिन इंजीनियर को उसकी एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये उसका दिमाग उसमें ज्यादा चलना होगा, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है, वो कंक्लूड करता है, वो एनालाइज करता है। ठीक है, तो दैट इज एनालिटिकल अप्रोच। ये 2 चीजें हैं जो शायद आपकी ये वाली चीज और ये कंप्यूटर साइंस वाली, ये तो बेहतर होंगी, लेकिन ये मैनेजमेंट साइंसेज यानी पीपल हैंडलिंग, ये थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि हमारे पढ़ाया नहीं जाता और हमने कहीं जोर नहीं दिया होता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में हैं, तो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री ह्यूमन इंटेंसिव है और कम्युनिकेशन इंटेंसिव है, और ये दोनों चीजें अगर आपकी वीक है तो इसका मतलब है आपका करियर ग्रोथ में एक बहुत बड़ा एरिया है जो वीक है, यानी आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, लोगों को हैंडल नहीं कर पाते हैं किसी भी। ठीक है, तो ह्यूमन इंटेंसिव एंड कम्युनिकेशन इंटेंसिव है, क्योंकि लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका 80% काम तो लोगों से बात करना ही होगा, थोड़ा सा आके ऑफिस में लिखना, लिखाना, बनाना। ठीक है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस नॉलेज। ये नेक्स्ट वीक आपको रियलाइज हो जाएगी, जब नेक्स्ट वीक में डिस्कस करूंगा और आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि जब बिजनेस समझ में आया तो बनाना आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने जो आपकी वो देखी है FIPs, उसमें डेप्थ नहीं है। ठीक है, उसमें डेप्थ नहीं है, बस वो एरिया पे फोकस ही नहीं है कि रिक्वायरमेंट लेनी कैसे है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर आप खुद ही थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि जब आप डेप्थ में जाएंगे और SRS बनाएंगे, तो हमको अंदाजा होगा कि अगर ये चीज़ हमें पहले पता होती तो हमारी FIP कितनी बेहतर हो जाती है और हमारी डॉक्यूमेंटेशन कितनी बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो यही इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे। तो मुझे अब थोड़ा सा
एंड में रियलाइजेशन हुई है कि एसआरएस में इतनी मुश्किल हो रही है, एफआईपी की रिपोर्टें, या फिर जब मैंने एज ए ज्यूरी देखी तो फिर मुझे यानी अच्छे अच्छे टीचर्स जो सुपरवाइज कर रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग बहुत वीक है, ठीक है, बहुत सीनियर लोगों की। तो इसका मतलब हमें मेहनत करने की जरूरत है। मैं उसको नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, मैं इसका मतलब है कि एक वीकनेस आइडेंटिफाई हुई है, हमें मेहनत करने की जरूरत है। मेरी आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेहनत करें, थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ताकि आप अपने आप को कंपेरेबल करें फ्रॉम दी अदर प्रोडक्ट, यानी चाहे वो एनईडी की हो, चाहे वो आईबीए की हो, चाहे वो लम्स की हो, चाहे वो फास्ट की हो, अपने आप को इम्प्रूव कर लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। ये वही चीज है जो मैंने भी डिस्कस की है, ये 3 चीजें हैं जो एज ए, ठीक है। अब बात ये है कि दिस इज एन इमर्जिंग रोल, ऊपर हेडिंग पड़ी है, दिस इज एन इमर्जिंग रोल। पिछले 8-10 साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इंडस्ट्री में आया है कि जी बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस को अच्छा, ये बिजनेस फाइनेंस वाली बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है फ्रॉम दी सोल्यूशन परस्पेक्टिव के अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस के भाई पैसे बनाने हैं, पैसे बनेंगे जब मसला हल होगा, तो ये वाला डिफरेंट रोल है बिजनेस एनालिसिस में। फाइनेंस को भी देखता है वो, लेकिन बहरहाल सॉल्यूशंस को देखता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक दफा इस्लामाबाद में गया तो लोग मेरे पास आए और मेरे पास फाइनेंस सवाल कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं तो सॉफ्टवेयर का आदमी हूँ, तो उनको ये समझाना कि बिजनेस एनालिस्ट एक सॉफ्टवेयर का आदमी भी हो सकता है, बड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सोच के बताइए कि इमर्जिंग रोल क्यों है सॉफ्टवेयर में, ऐसी क्या चीज है जो बहुत वीक होती है। तो व्हाई दिस इज अ वेरी पॉपुलर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब ट्रेनिंग कराता हूँ बिजनेस एनालिसिस की, 2-4 महीने बाद पूछता हूँ, मेल भेजता हूँ, सर मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ, सर मैं तो न्यूजीलैंड में हूँ। तो वो सर्टिफिकेशन करके फिर वो पाकिस्तान में टिकते नहीं है, क्योंकि बहुत हाई वैक्यूम है जो सक कर लेता है प्रोफेशनल बिजनेस एनालिस्ट को। ये सारे लोग मुल्क से सुधार जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो व्हाई दिस इज ए इमर्जिंग रोल, किसी के जहन में है कि क्यों इसकी बहुत डिमांड है? कोई सोच के बताएगा जरा मुझे, why there is a so much demand of the business analyst या requirement engineering, बहुत डिमांड है। कोई सोच के बताएगा क्यों आपको लगता है? एनीबॉडी? क्योंकि सर बिजनेसेस को जो है वो मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब हर कोई जो है आपको नहीं पता चल सकता है कि कौन मतलब क्या चीज़ आपको चाहिए या मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस को तो आपको एक बीए की ज़रूरत होती है जो आपको ये बताएंगे आपने बिजनेस को जो है किस तरह फॉरवर्ड मूव करना है अपने बिजनेस के साथ। चलिए, ये आधा जवाब दुरुस्त है। आधा इसलिए दुरुस्त है कि वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आदमी जिसकी एनालिटिकल अप्रोच अच्छी हो वो चाहिए होती है। लेकिन बात ये है कि बिजनेस तो 50 साल से 100 साल से हो रहा है, तो हेड ऑफ द बैंक, हेड ऑफ द फार्मास्यूटिकल, ये क्या करते हैं फिर? अगर इनको पता होना चाहिए ना बिजनेस फॉरवर्ड कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, मोर बिजनेस कैसे होगा, अपॉर्चुनिटी कहाँ से होगी। ये तो वो लोग हैं जो टॉप टियर है, तो इनका क्या काम है? ठीक है, अब ये सवाल जरा सोचिएगा और जरा नेट पे जाके देखिएगा अगर आप लोगों को जवाब जहन में नहीं आ रहा है। ये इसलिए है। सर जी, कोई जवाब देना चाह रहा तो दीजिए। यस सर सर कम रिसोर्सेज के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना बिजनेस एनालिस्ट का काम है। नहीं, ये करवाता है। बिजनेस एनालिस्ट का काम नहीं है, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। सोचू ना, कम से कम रिसोर्स में और ज्यादा से ज्यादा काम करना, ये प्लान नहीं है ये भाई, ये ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है। कम से कम पढ़ूं और नंबर ज्यादा मिले, सर सब नंबर दे, करूं कुछ नहीं, ये सबकी ख्वाहिश है। तो सीईओ की भी यही ख्वाहिश है कि करूं कुछ नहीं, ना लोग रखूं ना कोई प्रोडक्ट बनाऊं, बस प्रॉफिट होता रहे। ये ख्वाहिश है भाई, ख्वाहिश, ख्वाहिश नहीं प्लान। प्लान कैसे होगा? जिसके पास प्लान है वो कर डालेगा। चलिए खैर, ये आधा जवाब इसलिए दुरुस्त है कि ये काम बीए का है, लेकिन फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जिसने, लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर क्राइसिस 60-70s में। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब ये था कि दुगने पैसे लग गए, 3 गुना टाइम लग गया, लेकिन सॉफ्टवेयर हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आज भी ऐसा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने सैप लगाया और फिर 1 साल बाद उठा के फेंक दिया कि भाई हमारे काम का नहीं है। तो किसने कहा था सैप लगाओ? तो सैप तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन भाई हमारे लिए नहीं है। इस तरह से बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं। तो बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने, और रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि
बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन ऑटोमेशन, ठीक है। तो ऑटोमेशन को ध्यान में रखिए, कम लोगों से बिजनेस को चलाना और बिजनेस को इम्प्रूव करना, ये पर्सपेक्टिव टॉप मैनेजमेंट का, ये बीए का काम नहीं है। बीए का काम ये है कि जब बिजनेस प्रॉब्लम बताता है ऑटोमेशन का, तो वो उनके बस का नहीं है, ठीक है, कि डेटा साइंस कैसे होगी या डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन डेटा कैसे होगी, होनी तो चाहिए लेकिन कैसे होगी उसको पता नहीं है। तो ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, जहां ये वाली बात है, प्योर बिजनेस की बात नहीं हो रही है। प्योर बिजनेस तो वो खुद है ना, प्योर बिजनेस तो खुद है। सीईओ ऑफ द बैंक या सीईओ या एचआर का एक्सपर्ट, वो मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा ना, मैं तो बीए हूँ, मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है। बिजनेस की नॉलेज तो आई एम नॉट अ बिजनेस चैंपियन, ठीक है ना, वो लोग चैंपियन है। तो होता क्या है कि जब ये कहते हैं ना, बैंक कहता है कि भाई मैं तो बैंकिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं इसलिए बिजनेस लूज कर रहा हूँ कि मेरी ऑटोमेशन वीक है, ये मैं कैसे करूं, फलानी चीज कैसे करूं, फलानी चीज कैसे करूं, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि रिसेंटली ब्रांच खोलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रांच लेस बैंकिंग, पता नहीं ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है? ब्रांच लेस बैंकिंग तो उसको नहीं आती बेचारे को, जो सीईओ है, क्योंकि वो 15-20 साल से बैंक में है और अब जाके वो हेड हुआ है, लेकिन उसको बैंकिंग तो आती है लेकिन उसको टेक्नोलॉजी नहीं आती कि ब्रांच लेस बैंकिंग कैसे हो सकती है। ये कोई टेक्नोलॉजी का आदमी बनाएगा जिसने इजी पैसे में काम किया होगा, तो इजी पैसे कैसे होता है, वो इजी पैसा बैंकिंग ही है ना, कि कहीं पैसे पहुंच जाते हैं और कहीं से वापस ले लिए जाते हैं, और वो थोड़े थोड़े पैसे लोगों को लाखों नहीं हजारों में वो दुकान वाला दे सकता है। ब्रांचलेस बैंकिंग हो सकती है, तो उसका कंट्रोल कैसे होगा, उसका खर्चा कैसे होगा, ठीक है। ब्रांच खोलने का भी एक वो है ना, खर्चा है। तो ये है, तो ऑटोमेशन कैसे होगी, चीजें कैसे होंगी, इसके अंदर बिजनेस फेल होता था, इसलिए कि बिजनेस प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करता था और सोल्यूशन जो उसकी समझ में आता था वो मांग लेता था टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी आके दे देती थी जो उनको चाहिए होता था, और फिर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो फेलियर प्रोजेक्ट हुए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंड डोंट कोट मी एनीवेयर, ताकि आपको समझ में आ जाएगा इसकी सीवियरिटी कि व्हाई दिस बिजनेस एनालिस्ट रोल इज इमर्जिंग। पाकिस्तान में 5 बैंक थे जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा करना चाहा, तो उन्होंने कहा दुनिया का जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, उन्होंने कहा जी टर्मिनोस है, जो 70 बड़े बड़े दुनिया के बैंक्स में चल रहा है और बहुत अरसे से चल रहा है, एंड दिस इज वेरी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बैंक्स ने कहा कि भाई हमें भी लगाना चाहिए। उनमें एक मीजान बैंक था और 4 बैंक और भी थे। तो मीजान हैज ए सक्सेसफुल एंड अनदर बैंक हैड अ सक्सेस, लेकिन बाकी 3 बैंक में वो बैंक हैं और जबरदस्त सॉफ्टवेयर है और लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट सक्सेसफुल आफ्टर 1.5 साल, लाखों डॉलर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये बिजनेस की बात नहीं हो रही है, ये ऑटोमेशन की बात हो रही है कि एक चलता हुआ सॉफ्टवेयर जो 70 बैंक में चल रहा है दुनिया के, वो हमसे नहीं लग सका, हमें नहीं समझ में आया कि कैसे लगाना है। तो हमारी वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं हुई, हमारी चेंज को प्लान नहीं किया गया, और हमें कुछ चीजें इम्पोज कर दी गई, एंड दैट वाज अ बिग बिग फ्लॉप, ठीक है। तो 1.5 साल, लाखों डॉलर, और फिर वहीं खड़े हुए हो। डू यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? इसमें सीईओ जिम्मेदार नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी जिम्मेदार नहीं है, इसमें एनालिसिस नहीं हुई, नीड आइडेंटिफाई नहीं हुई, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ बिजनेस एनालिस्ट करता क्या। बिजनेस एनालिस्ट देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पेन, प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटीज, इनको लेता है और इनको स्टडी करता है और फिर नीड आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये जो आपके बिजनेस फैक्ट्स हैं, बिजनेस कंडीशन है, बिजनेस पॉसिबिलिटीज है, इसको देखता है, और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये सॉल्यूशन डिटरमिन करता है। ये सीईओ के बस की बात नहीं है, जो बैंक चलाता है उसके बस की बात नहीं है। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, रीजनेबल बिजनेस नॉलेज, बैंकिंग का एक्सपर्ट नहीं होता है वो, और ना ही टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, ठीक है ना। आई डोंट फाइंड माई सेल्फ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एंड आई डोंट फाइंड माई सेल्फ अ बिजनेस एक्सपर्ट, बट आई एम ए ट्रांसलेटर। मुझे इतना पता है कि ये चीज हो सकती है और इतना नहीं हो सकती। मुझे डेटा साइंस का नहीं पता, लेकिन डेटा साइंस क्या करती है, उसका
वेयर हाउसिंग क्या चीज होती है, उसकी एनालिटिकल क्या होती है, जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पता है, ताकि सो दैट आई कैन स्पीक टू द डेटा साइंटिस्ट। लेकिन मैं बैंक से पूछता हूँ कि भाई आप डिसीजन मेकिंग करेंगे कैसे, तो वो कहते हैं यार सुना है डेटा साइंस। तो मैं कहता हूँ डेटा साइंस तो ये करेगी, कहीं डेटा को डालेगी, रिडंडेंसी इंप्रूव करेगी, फिर आपसे पूछेगी बिजनेस केस क्या। कहते हैं बिजनेस केस तो हमारे पास है नहीं। मैं बता दो फिर बिजनेस केस होता है, भाई प्रॉब्लम तो आप बताएंगे ना कि किस तरह से देखना है। फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस ये बता सकती है कि बैंक में आपके क्रेडिट कार्ड पे कौन फ्रॉड करेगा, अभी कैसे बताएगी। फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ। तो बिजनेस एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि बिजनेस को समझे, एनालाइज करे और सॉल्व करके दे। ठीक है, तो नॉट ओनली बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। अच्छा, अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन करेगा, ये वैल्यू पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन करेगा, भाई ये क्यों कराना चाहते हैं, ये क्या करेंगे इसका, और इसका क्या फायदा है। रीजनेबल गुड नॉलेज के साथ वो सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, और फिर रूट कॉज करता है प्रॉब्लम का। ये वैसे ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सवाल करता है, अच्छा ये कब से है, अच्छा क्या खाने से है, और कब होती है। फिर कहेगा अच्छा 4 रिपोर्टें लाई है, रूट कॉज करेगा ना, उसकी समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो इलाज करेगा। तो बीए का काम भी यही है। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था, लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम होती थी, राइट साइड पे टेक्नोलॉजी के पास जाते थे और वो कहते थे या तो किस्मत अच्छी होती थी और वो मसला हल हो जाता था, किस्मत अच्छी नहीं होती थी तो 60% प्रॉब्लम फेल होते थे। ठीक है, पैसे भी लग गए, करोड़ों डॉलर भी लग गए, बिजनेस का बिजनेस में ही खड़ा हुआ है, बल्कि खराब हो जाता है ना। आपने हॉस्पिटल गए, दवाई भी ली, 4 दिन भी लगाए, मसला क्या है वहीं का वहीं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है ना। गए भी हॉस्पिटल भी गए, तो यहाँ पर भी ऐसी है कि आप 1.5 साल बाद किसी से मिले हैं, फिर पूछें क्या हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, और बुरा हो गया। ठीक है, अब तो लोग खौफ खाने लगे ऑटोमेशन से। खौफ क्यों खाने लगे जी, कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज द रीजन, दिस इज एन इमर्जिंग रोल। ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इन हो गई है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर। ठीक है ना, तो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आज से 10 साल पहले एक किताबें बेचने के लिए दुकान खोलनी पड़ती थी, फिर अमेज़न ने कहा नहीं मुझे दुकान खोलने की जरूरत नहीं, मैं वर्चुअली बेचूंगा। तो कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी हो गई है। तो ऑटो बिजनेस चलाने वाले को ऑटोमेशन नहीं आती है, इसलिए दरमियान में एक रोल आ रहा है जो जिसको टेक्नोलॉजी भी आती है और बिजनेस को भी समझता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और सारे लोग, अच्छा बिजनेस एनालिस्ट भी जनरलाइज नहीं होगा आने वाले वक्तों में। बिजनेस एनालिसिस सप्लाई चेन का अलग होगा, बैंकिंग का अलग होगा, फार्मास्यूटिकल का अलग होगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा, वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। ठीक है ना, क्योंकि मैं जब और बिजनेस एनालिस्ट से बात करता हूँ तो मेरा एरिया थोड़ा सा फार्मस क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग में है और थोड़ा सा और चीजों में। लेकिन जब मैं सप्लाई चेन के लोगों से बात करता हूँ, उनकी नॉलेज, तो फिर उनकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है, डोमेन की नॉलेज बहुत अच्छी है। आई हैड अ स्टूडेंट इन माय ट्रेनिंग, तो ये समझ में आया। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है फ्रॉम दी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। ठीक है, और जहां उसको पता नहीं होता है वहां जाके पूछ लेता है। ठीक है, इस अप्रोच को यूज करता है। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ तो कोई सवाल, कोई चीज प्रॉब्लम नहीं समझ में आई? समझ में आई कि ये रोल इमर्जिंग रोल क्यों है और क्यों इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होती जा रही है। चलिए अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिजनेस एनालिसिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये वही वाली डेफिनेशन जो आपने बड़ी रिक्वायरमेंट इंजीनियर की के डिस्कवर करता है, सिंथेसाइज करता है, एनालाइज करता है, क्या करता है, प्रॉब्लम को समझता है। ठीक है ना, तो ये टूल्स इस्तेमाल करेगा, नॉलेज इस्तेमाल करेगा। तो हमने कहा था कि गैदरिंग का वर्ड खत्म हो गया, इलिसिटेट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है एक्चुअल नीड्स को। जो उसने बता दिया वो मैंने सुन लिया, लेकिन एक्चुअल नीड्स को इन्वेस्टिगेट करता है, क्लैरिफाई करता है सवाल करके, भाई क्यों चाहिए, क्या करेंगे। ठीक है, जो हमने वैल्यू पर्सपेक्टिव समझ में आई थी हमारे, वैल्यू पर्सपेक्टिव क्या चीज होती है। ठीक है, हम रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं, क्या चाहिए बताइए नहीं, अब अपना प्रॉब्लम बताइए, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जरूरी है कि एक्चुअल नीड इन्वेस्टिगेट। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं कस्टमर के पास गया
मुझे बुलाया गया कि जी आप, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस को हेड कर रहा था कि जी आपसे इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर चाहिए, स्टोर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2 दिन 3 दिन रुक जाती है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर हमने नहीं किया होता है, वो माल हमारे पास नहीं होता है, तो फिर हमें रोकनी पड़ती है अपनी प्रोडक्शन, क्योंकि वो रॉ मटेरियल कुछ तो 10 दिन में आ जाते हैं, जो लोकली हैं वो 10 दिन में आ जाते हैं। अगर आज ऑर्डर दें तो 10 दिन में, कुछ हफ्ते में भी आ जाते हैं, जरा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करें। लेकिन एक रॉ मटेरियल है हमारा जो 35-40 दिन लगता है, जर्मनी से आता है। आज हम करेंगे तो वो आने में 35 दिन या ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में आता है। तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाइए जिससे हमारी ऑटोमेशन हो जाए और हमें पता चल जाए हमारी चीजें कम हो रही हैं और हमें अलर्ट आ जाए। ठीक है, तो उनका अजम्पशन क्या है? उनका अजम्पशन ये है कि हमें क्योंकि अलर्ट नहीं मिलती है इसलिए हम ऑर्डर नहीं करते हैं, और ऑर्डर नहीं करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन रुक जाती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? Now I go as BA and I try to find out what is their problem. ये ऐसा क्यों हो रहा है? गया, सवाल किया, फिर सेल से मिला, फिर प्रोडक्शन से मिला, फिर स्टोर से मिला। ठीक है, तीनों लोगों से मिला। दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली स्टोर्स। स्टोर से मिला तो स्टोर ने जो कहानी सुनाई कि सर हम तो लेते हैं और रख देते हैं, और जब हमसे मांगा जाता है तो हम दे देते हैं। हम कैसे प्रॉब्लम को इनिशिएट कर सकते हैं? ये तो मांगने वाले पे होगा ना, ये ऑर्डर करने वाले पे होगा। आई सेड फाइन। तो ऑर्डर करने वाले से पूछा, उसने कहा भाई हमको जो बोला जाता है हम ऑर्डर करते हैं, हम खुद थोड़ी होते हैं। कौन कहता है? वो सेल्स। तो एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेल्स एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ने भी कहा कि भाई जब हमें ये कहते हैं तो हम बना देते हैं। तो एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेल्स। देन आई रियलाइज प्रॉब्लम कहाँ है। पता चला जी सेल्स की फोरकास्टिंग ही गलत होती है। वो एक ऑर्डर तो देते हैं 3 महीने का, जो कि होना चाहिए सप्लाई चेन में। तो बताने का मकसद ये है, व्हेन यू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई देन यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं, प्रॉब्लम तो कहीं और है। और इन्वेंट्री लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होगा। और जब आप ये बताते हैं तो वो कहते हैं यार हमने क्यों नहीं सोचा, और ये प्रॉब्लम हमारी समझ में क्यों नहीं आया, हम तो बिजनेस के चैंपियन है और अक्सर से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बाहर से एक आदमी 2 घंटे में 3 घंटे में बता रहा है कि भाई वो एनालाइज करने के बाद, कागज पेंसिल पे बनाने के बाद कह रहा है प्रॉब्लम तो यहाँ है, फोरकास्टिंग का प्रॉब्लम है। फोरकास्टिंग सही नहीं होती, उसमें आप हर 10 दिन बाद कर रहे होते हैं तो फिर मसला आ जाता है, क्योंकि वो फोरकास्टिंग तो 40 दिन की होनी चाहिए, अगर उससे पहले आप बताएंगे नहीं तो। डू यू अंडरस्टैंड कि जब आप एनालाइज करते हैं, अब उनके पास क्योंकि वक्त नहीं होता है, वो अपने बिजनेस में लगे होते हैं, बैठ के इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना, वो रोल मिसिंग है। जिसको दोनों चीजें पता हो, जिसको बिजनेस भी पता हो, टेक्नोलॉजी पता हो। तो अगर मैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट जाता हूँ और कागज पेंसिल और दिमाग के साथ, और जो चीज नहीं पता होती बिजनेस की मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह और मैं कहीं गया तो पता चला कि जनाब हम फूड की कंपनी थी, और पता चला कि जी हमारी वेस्टेज जो है ना वो बहुत हाई है। मैं पूछा कितनी है? कह लेंगे 14%। आई सेड एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो खाने पीने की प्रोडक्ट बनाते हैं वेस्टेज कितनी होनी चाहिए? कह लेंगे 4-5%, 6%। बहुत हो गया तो 8% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो ये 14% क्यों है? अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा, या समझ में आ रहा है तो बोल नहीं रहा कोई। व्हेन आई इन्वेस्टिगेट, एक दिन मैंने लगाया इधर उधर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये वेस्टेज तो 6% से ज्यादा नहीं है, ये सब लीकेज है। लीकेज समझते हैं ना आप, चोरी हो रही है। तो ये इन्वेस्टिगेट करने से जल्दी से पता चल जाता है। आप जाते हैं, आंखें कान खुली रखते हैं और आप एनालाइज करते हैं चीजों को, तो फिर आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आप एक मसला हल कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जो 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से एक चीज में बता दिया भाई ये हो रहा है। ठीक है, और ये इसलिए हो रहा है कि एक आदमी जिसके 4 बच्चे हैं उसको आप 15,000 रुपए देने, 15,000 में गुजारा नहीं होता। वो ये जो तेल है ना जो 10,000 का बिक जाता है ये बेचता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ना, तो यू अंडरस्टैंड। तो ऑटोमेशन में भी यही कि क्या करना है और क्यों करना है। ये रिपोर्ट क्यों चाहिए आपको, इसका क्या करेंगे? बनवा लेंगे ख्वाहिश के ऊपर, लेकिन कभी यूज ही नहीं करेंगे। तो भाई इस एंगल से देखें ना आप अपने कस्टमर को, इस एंगल से देखें, इस एंगल से देखें। फिर वो कहता है हमने तो सोचा ही नहीं था। तो बिजनेस एनालिस्ट क्योंकि उस रोल में होता है, ये ऐसे ही जैसे आपके घर में अगर दरवाजा टूटा हुआ है तो आप रोजाना देखते हैं उसको एंड यू डोंट इवन नोटिस, लेकिन बाहर से कोई मेहमान आएगा तो उसको रियलाइज करेगा। तो ये एनालिटिकल अप्रोच है। प्रॉब्लम्स को देखो, नोट करो और उसका सोल्यूशन सजेस्ट करके सॉल्व करो। ठीक है, ये एक रोल है जिसको, ठीक है,
अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू मे इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैट डज नॉट मीट योर नीड। ठीक है, आपने सैप लगा दिया है लेकिन सैप आपकी जरूरत नहीं थी, या आपने कोई और चीज ले लिया जो आपकी जरूरत नहीं थी। मसलन एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं भी एक बैंक में था, मैं ट्रेनिंग करा रहा था ये बीए की, बिजनेस एनालिसिस की। तो जब हम बात आई ना नीड को आइडेंटिफाई करना, ये सारी करना, एंड देन सोल्यूशन की तरफ मूव करना, तो फिर उन्होंने कहा विश, जो 12-13 लोग उस बैंक के बैठे थे, उन्होंने कहा विश कि हम ये बीए पहले पढ़ लेते। उन्होंने बताया कि देखिए हमारे बैंक में एक नीड थी और बहुत जेन्युइन नीड थी। ठीक है, फिर जब हमने सोल्यूशन को एनालाइज किया तो हमें अंदाजा हुआ कि ये 3 सोल्यूशन है, लेकिन इनमें से जो नंबर 1 है ना, ये हमारी जरूरत पूरी करेगा, लेकिन वो महंगा बहुत था, बजट कंस्ट्रेंट थे, तो हमने नंबर 2 ले लिया। अच्छा, हमें मालूम था कि नंबर 2 जो है ना उसमें रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल क्योंकि वही ऑप्शन था तो हमने वो 2 ले लिया और हमने लगाया, 6 महीने लगाए और डॉलर्स खर्च किए अच्छे खासे। ये कोर्स पढ़ा होता ना, क्योंकि इस कोर्स में, बीए के कोर्स में ये भी कहता है कि बाज़ औक़ात आपकी कंस्ट्रेंट कहते हैं कि डोंट डू दैट। यानी अगर आपके पास एक चीज है जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है और वो महंगी है तो उसी को लेना है, नंबर 2 को नहीं लेना है, क्योंकि नंबर 2 को लगाने में आधे पैसे भी जाएंगे, वक्त भी जाएगा, लेकिन वो नीड पूरी नहीं करेगा और यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो नॉट डूइंग एनीथिंग ज्यादा बेहतर है और 2 साल का बजट जमा करके वही वाली चीज लेना ज्यादा बेहतर है। अब ये सारी एनालिटिक्स है, ठीक है ना, एनालाइज करना चीजों को, सिचुएशन को समझना और राइट डिसीजन लेना। ठीक है, तो ये एक काम है जिसमें वीकनेस आ जाती है और बिजनेस को इम्पैक्ट आता है। ठीक है, चलिए हम क्लास खत्म करेंगे, ये वाली मैं लेक्चर ये जरा मैं बंद कर दूं कि ये क्या करता है। ठीक है, तो फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। देखिए देखिए इसमें ये आप हैं बिजनेस एनालिस्ट टीम है या रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, और आपके पास स्टेक होल्डर आते हैं प्रॉब्लम लेके। ठीक है ना, प्रॉब्लम लेके आते हैं, आप उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन सवाल करने से पहले आपको कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी पॉलिसीज के बारे में ये बिजनेस है जो आपको बिजनेस पता होना चाहिए, पॉलिसीज, ऑपरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इससे मिलते जुलते आप सवाल करेंगे। दूसरा, आपको बीए की टेक्निक्स पता होनी चाहिए या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, और फिर ये चीजें आप पूरे 4 महीने से पढ़ते जा रहे हैं। नीड्स आर एनालाइज फ्रॉम दी सोल्यूशन और वैल्यू परस्पेक्टिव। ठीक है, जो वो कह रहा है उससे नहीं, वो तो आपने सुन लिया। ठीक है, एक्सपर्टीज ऑफ बिजनेस इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये वाली चीजें हैं जो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन, तो जितनी आपको नॉलेज टेक्नोलॉजी की होगी आप उससे सवाल करेंगे, जितनी आपको बिजनेस की नॉलेज होगी। कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन को अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं मैं अभी, लेकिन बहरहाल ये एक चीज है। फिर आप एनालिसिस करेंगे, डिस्कवर करेंगे, मजीद सवाल करेंगे, साइक्लिक उसमें जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार ये बिजनेस नीड है, और फिर आप सॉल्यूशन देते हैं जिससे मसला हल हो जाए। ठीक है, मसलन में आप सारे लोग कराची में रहते हैं, यहीं पले बड़े हैं, मैं आपसे पूछता हूँ मेरा प्रॉब्लम है कराची का ट्रैफिक बहुत खराब है, आप में से कोई सही करके दे सकता है? 3 दिन बाद मुझे एक प्लान दे, बोले सर ये कर लें तो सही हो जाएगा, तो दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, तो बिजनेस एनालिस्ट को प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, रूट कॉज करना होता है और एक सोल्यूशन देना होता है। अब ट्रैफिक पुलिस के इतने लोग हैं, क्या वो नहीं एनालाइज कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कर सकते होते तो अभी तक मसला हल हो गया होता। तो कौन सी चीज है जो मसले को रोकती है? इसी तरह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब है क्योंकि हम उसमें काम कर रहे हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो बताइए कैसे सही करेंगे? अब अपना सोचना शुरू करिए और मुझे बताइएगा, जब मंडे को क्लास होगी तो मुझे बताइएगा कि सर ट्रैफिक का मसला ऐसे ऐसे हल हो जाएगा और कराची पाकिस्तान की अगर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो ऐसे हल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड कि कोई प्रॉब्लम दिया गया है और इसको ऐसे सॉल्व करना है? चलिए खैर वाला मैं अटेंडेंस ले लूँ, हमारे पास वक्त नहीं है, मैं जरा